वेलकम क्लास। आज हम डिस्कस यस करेंगे सर। हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी मींस होता है स्टडी ऑफ ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। आप सभी जानते हैं ब्लड हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। हमारे आर्टरी और वेन्स में ब्लड सर्कुलेट करता है और ब्लड की कंपोजिशन आज हम डिस्कस करेंगे और ब्लड के डिसीज डिसऑर्डर। और हम किसी भी हिमेटोलॉजिकल टेस्ट की रिपोर्ट को, जिसको हम सीबीसी कहते हैं, सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड टेस्ट। तो इस रिपोर्ट को हम कैसे एनालाइज करते हैं? यदि किसी मरीज की रिपोर्ट हमारे हाथ में है तो हम उस रिपोर्ट को कैसे रीड करेंगे, कैसे उसको उसका इंटरप्रिटेशन करके एक कंक्लूजन पहुंचेंगे। कॉमनली आपने कभी डॉक्टर विजिट किया होगा तो देखा होगा जनरली इन्फेक्शियस डिजीज के डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर सीबीसी टेस्ट प्रिस्क्राइब करता है। सीबीसी टेस्ट प्रिस्क्राइब करेगा तो ये डायग्नोसिस के अंतर्गत आता है। डीएक्स लिखा होगा। इसके बाद डॉक्टर टेस्ट लिखता है, जैसे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है, सीबीसी कंप्लीट ब्लड टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, थायराइड टेस्ट है। इसमें से कोई भी टेस्ट हो सकता है। ये टेस्ट का पर्पस होता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है किसी भी डिजीज की, बीमारी की जांच करना, किसी बीमारी को कंफर्म करना। सपोज किसी मरीज को ठंडी लग के बुखार आ रहा है तो हम उसका मलेरिया टेस्ट करेंगे। ठीक है। सपोज किसी मरीज को कमजोरी है, फटीक है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा वीकनेस है और उसके ब्लड में यदि हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो गया है, ऐसी हमको आशंका है, तो उसको कंफर्म करने के लिए हम ब्लड टेस्ट करेंगे। तो यहाँ स्क्रीन पर आप एक ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है। ये एक हिमेटोलॉजी की रिपोर्ट है। ठीक है। और सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड टेस्ट। इसी को हम पीटी भी बोलते हैं, ब्लड टेस्ट भी कहते हैं, और इसी को हम कंप्लीट ब्लड टेस्ट प्रोफाइल। भी कहते हैं, सीबीटी। ठीक है। तो सीबीटी टेस्ट का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड टेस्ट। अब हम ब्लड ब्लड की कंपोजिशन की बात करें तो ब्लड में प्लाज्मा होता है। ठीक है। और ब्लड में कॉर्पल्स होते हैं। ठीक है। कॉर्पल्स मतलब ब्लड सेल्स। तो ब्लड में थ्री टाइप्स के सेल्स होते हैं। एक होता है आपका WBCS, ठीक है, RBCS आर बी और सी एस प्लेटलेट्स। और ठीक है। WBCS का फंक्शन क्या है? हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना। RBCS का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का। ये ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और प्लेटलेट का फंक्शन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग का। कभी हमारी बॉडी से यदि ब्लड बहना शुरू हो जाए तो प्लेटलेट्स का काम क्या है? ब्लड का बहना रोकना। ठीक है। ब्लीडिंग टाइम क्या होता है? यदि कहीं बॉडी में कट लग जाए और जितनी देर खून बहता है उसको हम ब्लीडिंग टाइम कहते हैं। और सीटी, सीटी मतलब क्लॉटिंग टाइम। क्लॉटिंग टाइम क्या होता है? जितनी देर क्लॉट के फॉर्मेशन में टाइम कंज्यूम होता है। ठीक है। जैसे आपका 2 मिनट में क्लॉट जम गया तो क्लॉटिंग टाइम कितना हो गया? क्लॉटिंग टाइम आपका 2 मिनट हो गया। ठीक है। और हीमोफीलिया एक ब्लड डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहते हैं। हीमोफीलिया में हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होता। ठीक है। आपने सुना होगा हेमरेज, ब्रेन हेमरेज हो गया। हेमरेज मतलब क्या? ब्रेन में इंटरनली ब्लीडिंग हो गई। ब्रेन में। ठीक है। तो ऐसी दवाइयां जो खून के बहने को रोकती हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? कोएगुलेंट्स। और ऐसी दवाइयां जो यदि खून का थक्का जम जाए और इस थक्के को डिसॉल्व करे, इसको हम क्या बोलते हैं? एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स। ठीक है। तो एंटीकोएगुलेंट का एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने आपको? हिपैरिन और वॉरफेरिन। हिपैरिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं और वॉरफेरिन ओरल रूट से दिया जाता है। ठीक है। तो आपको समझ में आया कोएगुलेंट्स क्या होते हैं, एंटीकोएगुलेंट्स क्या होते हैं, हमने इसके एग्जाम्पल देखे, है ना। कोएगुलेंट्स का एग्जाम्पल है इथाम साइलेट का इंजेक्शन। यदि किसी पाइल्स के पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उसकी ब्लीडिंग को यदि हमें रोकना है तो हम खून रोकने के लिए कौन सा इंजेक्शन देंगे? इथाम साइलेट। तो ये जो हीमोफीलिया है, ल्यूकेमिया है, ये सब ब्लड डिसऑर्डर में आते हैं। ब्लड ब्लड डिसऑर्डर में आपको ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर के केस में क्या होगा? आप सीबीसी में देखोगे कि WBCS नंबर में बढ़ गई है। WBCS का अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रहा है, जिस वजह से WBCS नंबर में बढ़ गई है। तो इसका नंबर में बढ़ना क्या कहलाएगा? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं। ब्लड कैंसर। ठीक है।
तो ये जो सीबीटी होता है, ये हमें इस टेस्ट को करने में हमें अराउंड 30 मिनट्स का समय लगता है। ठीक है। और हर हर व्यक्ति के खून में एंटीजन आरबीसीएस पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। तो जो भी एंटीजन प्रेजेंट है, इस बेसिस पे हमारे ब्लड की ग्रुपिंग की गई है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं एबीसी ब्लड ग्रुप सिस्टम। ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये एंटीजन के बेसिस पे किया गया है। ठीक है। यदि किसी आरबीसीएस पे एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ब्लड ग्रुप ए है उसका। यदि किसी में बी है तो बी कहेंगे। और ना तो ए है ना तो बी है, मतलब कुछ भी नहीं है, जीरो, तो हम उसको ओ कहते हैं, ओ ब्लड ग्रुप। और यदि आरबीसीएस की सरफेस पे ए भी है और बी भी है, दोनों एक साथ प्रेजेंट है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ब्लड ग्रुप ए बी है। ठीक है। ए बी। आप सभी लोगों का कोई ना कोई ब्लड ग्रुप जरूर होगा। ठीक है। ओ को हम यस। यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और ए बी को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब होता है किसी जिस व्यक्ति को खून की कमी हो, उसको खून का चढ़ाना, चढ़ाया जाना, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। है ना? कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, तो ब्लड लॉस के केस में हम क्या है, उस मरीज को उसका ब्लड ग्रुप चेक करेंगे, और जो भी उसका ब्लड ग्रुप होगा, उसी के बिहाफ पे उसको हम खून चढ़ाएंगे। और ये खून कहाँ पर अवेलेबल रहता है? ब्लड बैंक में। ठीक है। ऐसा कहा गया है, रक्तदान महादान। यदि कोई व्यक्ति फिट है, उसका वेट यदि अप्रोप्रिएट है, तो वो अपनी श्रद्धा से, अपनी मर्जी से कंसेंट साइन करके ब्लड को डोनेट कर सकता है। डोनर कर तो सकते यदि हैं। किसी एक व्यक्ति के खून देने से दूसरे व्यक्ति की जान बचती है, तो ये बहुत अच्छी बात है ना? क्योंकि किसी की जान हम कैसे बचा सकते हैं? बचा यदि उसको एक्सीडेंट हो गया है, ब्लड उसको डोनर से। इमरजेंसी में खून लग रहा है, और हमारा ब्लड ग्रुप उसके ब्लड ग्रुप से मैच हो रहा है ना? तो हम उसको कम से कम 100-150 ml खून देके उसकी जान बचा सकते हैं, क्योंकि ब्लड लॉस की वजह से मरीज की सडन डेथ भी हो सकती है। ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है, इसमें ऊपर क्या डिटेल होगी? पैथोलॉजी का नाम होगा, उसका लोगो हो सकता है, पैथोलॉजी का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। जो लोग डीएमएलटी बीएमएलटी का की पढ़ाई करते हैं, ठीक है, पैथोलॉजी लैब्स की पढ़ाई करते हैं, उनके पास रजिस्ट्रेशन होता है लैब ओपन करने का, और वही लैब में ये सारे टेस्ट होते हैं। उसमें लैब का रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस, लैब का कॉन्टैक्ट नंबर, है ना, ये सारी डिटेल उसमें प्रेजेंट रहती है। पेशेंट का नाम रहता है, पेशेंट का जेंडर रहता है, पेशेंट की एज रहती है सीबीसी रिपोर्ट में, और किस डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया है, किस डेट पे सैंपल कलेक्शन हुआ है ना? नीडल सिरिंज की हेल्प से हम आईवी आईवी से, आईवी जो आता है ना, आईवी रूट आपका, तो वेन से हम यस सर। ब्लड को कलेक्ट करेंगे। ठीक है। और फिर हम उसको लैब में उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो ये सीबीसी में इतनी डिटेल टॉप पर प्रेजेंट रहती है। ठीक है। लेकिन मैंने ऊपर वाला पोर्शन आपको शो नहीं किया है, मैं वर्बली आपको बता रहा हूँ, इतनी डिटेल इसमें रहती है। और जो मेन डिटेल है वो आपकी यहाँ से शुरू होगी। ठीक है। सीबीसी से, है ना? हीमोग्लोबिन कितना है, आरबीसीएस काउंट कितना है, डब्ल्यूबीसीएस काउंट कितना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल होती है। ठीक है। डब्ल्यूबीसीएस के टाइप्स क्या होते हैं? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, है ना? ये सब डब्ल्यूबीसीएस के टाइप होते हैं। टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स। तो ब्लड टेस्ट करने से हमें ये पता चल जाता है कि कहीं कोई डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज तो नहीं है मरीज को, है ना? जैसे मलेरिया तो नहीं है, डेंगू तो नहीं है ना? इस टाइप के डिजीज हम कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है, ये बेसिकली हमें समझना आना चाहिए बीइंग एज अ फार्मासिस्ट। ठीक है। तभी हमारे हाथ में यदि सीबीसी की रिपोर्ट आती है, तो हम उसको पढ़ के समझ पाएं कि मरीज को कौन सी बीमारी है, या उसकी रिपोर्ट एकदम ओके है। तो इतनी जानकारी हमको होना चाहिए। तो सबसे पहली जानकारी इसमें ये आती है कि भाई मरीज का ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है। मरीज का ब्लड ग्रुप आपका बी पॉजिटिव हो सकता है, बी हो सकता है, ए ओ बी ओ, है ना, ये सारे हो सकते हैं, ए भी हो सकता है। ठीक है। आप में से पता है किसी का ब्लड ग्रुप आपको? क्या है आपका बी ब्लड ग्रुप? पॉजिटिव सर मेरा। सादिक बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। है बी ना? पॉजिटिव। बी हाँ पॉजिटिव। सर। ठीक है। अच्छा, एक होता है आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर में यदि किसी के आरबीसीएस के सरफेस पे यदि एंटीजन डी प्रेजेंट है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? आरएच पॉजिटिव। ठीक है। जब भी किसी का विवाह होता है, तो आरएच फैक्टर को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है। यदि किसी का आरएच फैक्टर पॉजिटिव है, तो उसको ऐसे मेल या फीमेल के साथ ही मैरिज करनी चाहिए जिसका आरएच फैक्टर सेम हो। यदि आरएच फैक्टर सेम नहीं होगा, तो बच्चों में डिफेक्ट आने की पॉसिबिलिटी
बढ़ जाती है। तो शादी होती है तो कुंडली मैच करते हैं ना, तो कुंडली मैच करने के साथ साथ ब्लड ग्रुप भी मैच कर लिया करो, है ना, RH फैक्टर उसका। ठीक सर है। मेरे ठीक है, सर मेरे ये मॉम का कर ये लेना आप है लोग, ना। है ना। जब भी हाँ सर। आर्मी में किसी का है ना सर। सिलेक्शन हो जाता है तो उसका मेडिकल टेस्ट होता है, और मेडिकल टेस्ट में हाँ। डॉक्टर उसको ये टेस्ट CBC प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, ये बताता है कि वो कैंडिडेट फिट है या नहीं। ठीक है, तो ये हमारी फिटनेस को भी शो करता है। हमारी जो एनुअल हेल्थ चेकअप होता है ना, साल में एक बार हमें हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए, और उस हेल्थ चेकअप में हमें डेफिनेटली हमारा CBC करवाना चाहिए। तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारे बॉडी में किसी चीज की डेफिशिएंसी तो नहीं है, किसी हमारे ब्लड सेल की डेफिशिएंसी तो नहीं है। ठीक है। तो आपने देखा होगा जनरली स्कूल में जो बच्चों का एडमिशन होता है उनको भी कभी ब्लड टेस्ट का कहा जाता है ना। या किसी को कोई हिमेटोपोइटिक डिसऑर्डर हो, ब्लड की कोई बीमारी हो उस केस में, या किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना हो। ठीक है, ये कुछ केसेस है जहाँ पर डॉक्टर ब्लड ब्लड टेस्ट प्रिस्क्राइब करता है। किसी को कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो गई हो, है ना, कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई हो, या कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा हो, तो इन सब केसेस में किसी को एनीमिया के सिम्टम्स सामने आ रहे हो, किसी की सर्जरी होने वाली है, रूटीन चेकअप है, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। ठीक है, तो ये जितनी भी कंडीशंस मैंने आपको बताई है ना, इन सब में डॉक्टर ब्लड टेस्ट प्रिस्क्राइब करता है। या सडनली किसी का ब्लड लॉस हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उस केस में भी ब्लड का टेस्ट किया जाता है। या सडनली किसी का वेट लॉस हो गया, है ना, वजन कम हो गया या बढ़ गया, है ना, किसी को मलेरिया के लक्षण आ रहे हैं, डेंगू के लक्षण आ रहे हैं, किसी को कैंसर कैंसर सस्पेक्ट हो रहा है ना, पॉलीसाइथेमिया हो गया है। पॉलीसाइथेमिया का मतलब क्या होता है? यदि हमारे ब्लड में सेल्स बढ़ने लगेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथेमिया। तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ CBC टेस्ट है। सिग्निफिकेंस मतलब होता है CBC टेस्ट के हमें क्या फायदे हैं। ठीक है, तो इतने सारे हमें फायदे हैं, और इन कंडीशंस में इस टेस्ट को प्रिस्क्राइब किया जाता है किसी भी बीमारी को, इन्फेक्शियस डिजीज को कंफर्म करने के लिए, या मरीज की फिटनेस का लेवल को पता करने के लिए। ठीक है। अब ये टेस्ट जब भी मरीज कराने जाता है तो ये जरूरी नहीं है कि उस एम्प्टी स्टमक हो, है ना, ये जरूरी नहीं है कि भाई मरीज ने खाना खाया हो, है ना, ऐसे कोई भी कंडीशन नहीं है। ये जैसे हम थायराइड टेस्ट करवाते हैं, ग्लूकोज का टेस्ट करते हैं, तो उसमें इन प्रिकॉशंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन CBC टेस्ट कभी भी किया जा सकता है। ठीक है, और ये CBC टेस्ट से हमको इतनी जो वैल्यू आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये वैल्यू हमको CBC टेस्ट से पता चल जाती है ना। जैसे हमको इससे एक वैल्यू पता चलती है RDW। RDW का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन। इससे हमें क्या है, RBCS सेल का साइज तो नहीं बढ़ा, ये हमें पता चल जाता है। ठीक है, यदि परनीशियस एनीमिया मरीज को है तो उसके RBCS का साइज बढ़ जाएगा। इस टेस्ट से हमें जैसे न्यूट्रोफिल्स का के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यदि न्यूट्रोफिल्स बढ़ गई है इसका मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है बताओ? हमारी बॉडी के सेल यदि हमें ही नुकसान पहुंचाएंगे, है ना, तो इसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। और इसके ट्रीटमेंट में हम कौन सी ड्रग्स यूज करते हैं? बताइए, इसके ट्रीटमेंट में हम कौन सी ड्रग्स यूज करेंगे? इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जो कि हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करेंगे। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का एग्जांपल क्या है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसमें हमारे लार्ज जॉइंट में स्वेलिंग आती है, इन्फ्लामेशन होता है और पेन होता है। ठीक है, तो हमको न्यूट्रोफिल से पता चल जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है। यदि न्यूट्रोफिल्स बढ़ रहे हैं मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना। यदि हमारे लिम्फोसाइट्स यदि हमारे बढ़ रहे हैं तो हम अंदाजा लगाएंगे कि एक्यूट इन्फेक्शन हो सकता है। मोनोसाइट्स यदि हमारे बढ़ रहे हैं तो क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये जो सेल्स होती हैं ये हमें इन्फेक्शन को फाइंड आउट करने में मदद करती है। जैसे किसी किसी की CBC टेस्ट में यदि ये आ रहा है कि इओसिनोफिल्स बढ़ गए, इसका मतलब क्या है? उसको एलर्जिक रिएक्शन उसकी बॉडी में हो रहा है, या उसको अस्थमा हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन उसकी बॉडी में हो रहा है। तो इतनी डिटेल हमें इससे मिलती है। एक डिटेल हमें ये भी मिलती है हीमोग्लोबिन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? HB। ठीक है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीम मतलब आयरन, और ग्लोबुलिन क्या होता है? प्रोटीन। और ये HB प्रोटीन। कहाँ प्रेजेंट रहता है? ये RBCS, सपोज ये RBCS सेल है ना, तो इसके सरफेस में यहाँ पर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। और ये हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन
O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करना। उस O2 के साथ ये क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और CO2 के साथ क्या यस। बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इस फॉर्म में ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे फेफड़ों की एल्वियोलाई में डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस का ट्रांसफर होता है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को मिक्स कर दिया जाता है और CO2 को लंग्स के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है इसका काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का नॉर्मल 13 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, ये यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये मरीज का रिजल्ट है जो लैब लैब टेस्ट में आया है, और यहाँ पर इसकी यूनिट है, और ये इसकी रेफरेंस रेंज है। ठीक है, मेल में, फीमेल में, छोटे बच्चों में ये वेरी होता है। ठीक है, जनरली जो चाइल्ड होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें हीमोग्लोबिन का लेवल थोड़ा सा रेफरेंस रेंज हाई होती है। ठीक है, और फीमेल से यदि कंपेयर करें तो मेल में हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, क्योंकि मेल्स में फिजिकल इंड्योरेंस भी ज्यादा होता है, फिजिकली मेल्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, है ना। यस। तो यहाँ पर मेल की रेंज कितनी है, 13 से लेके तो 15, 18 तक या 15, 17 तक। 18, ठीक है, और फीमेल में कितना होता है, 12 से लेके 16। 15 ठीक 14 है, तक। तक। तो ये टोटल। हीमोग्लोबिन का लेवल है। और यदि हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा इसका मतलब एनीमिया। और एनीमिया के मैंने आपको टाइप्स बताए थे, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, परनीसियस एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, है ना। यदि WBCS हमारे कम हो रहे हैं तो इससे ये भी तो हो सकता है कि बोन मैरो डिप्रेशन हो जाए। बोन मैरो यदि डिप्रेस हो जाएगा तो WBCS RBCS बन पाएंगे क्या, नहीं बन नो। पाएंगे, है ना। तो बोन मैरो डिप्रेशन की जानकारी भी हमें मिल जाती है। यदि बोन मैरो कम हो गया तो हम बोन मैरो को ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी मरीज की किडनी खराब हो गई, किसी मरीज का हार्ट हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन करना है, तो उस केस में भी हम ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि हाँ ब्लड सर। ग्रुप का मैच होना बहुत जरूरी है, तभी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल होगा। नहीं तो किसी दूसरे व्यक्ति के हार्ट को हमारी बॉडी इतना मानेगी क्या, नहीं नो। मानेगी, तो उसको किल करना शुरू कर देगी। तो हमें किस टाइप के हाँ। ड्रग्स देना पड़ेगा, इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाले ड्रग्स। और जो ड्रग्स हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं उसको हम कौन से ड्रग्स बोलते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स। ठीक है, जो इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं। हम ये ड्रग किस में देंगे, RA मतलब रूमेटाइड अर्थराइटिस में प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, क्योंकि रूमेटाइड अर्थराइटिस में क्या होता है, हमारा जो जॉइंट होता है ना, यस जॉइंट सर। पे यहाँ पर जो लाइनिंग होती है उसको हमारे इम्यून सेल डैमेज कर देते हैं। तो इस जॉइंट में जब हाँ, मूवमेंट होगा तो नी में बहुत ज्यादा पेन होता है। दर्द ठीक हो है, नी जाएगा। जॉइंट में, नी जॉइंट हमारा किस टाइप का जॉइंट है बताओ। हम्म, किस टाइप का जॉइंट है, कब्जा संधि है ना, कब्जा एक ही तरफ मुड़ता है, सामने की तरफ मुड़ेगा क्या। हम्म, नो। और ये किस टाइप का जॉइंट है, लार्ज जॉइंट में आता है। और लार्ज स्मॉल जॉइंट। जॉइंट में क्या आती है, हमारी उंगलियों का जो जॉइंट है, कार्पस फिंगर ओनली। मेटाकार्पस टार्सस मेटाटार्सस में स्मॉल जॉइंट होता है। ठीक है, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक स्केलेटल सिस्टम में जॉइंट का डिसऑर्डर है। ठीक है, तो जॉइंट डिसऑर्डर में शॉर्ट नोट लिखने के भी लिए आता है। तो उसमें आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में लिखना है, ऑस्टियोमेलेसिया के बारे में लिखना है, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में लिखना है, और रिकेट्स के बारे में लिखना है। रिकेट्स किसकी डेफिशिएंसी से होता है बेटा, कौन से विटामिन की, विटामिन डी। विटामिन विटामिन डी डी की की। डेफिशिएंसी से हमें रिकेट्स होता है। और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, क्वाशियोरकर और मरासमस। ये दो डिजीज प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है। ठीक है, कल मैंने आपको पढ़ाया था कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज। और लिपिड का डिसऑर्डर क्या है, हाइपरलिपिडेमिया। हाइपरलिपिडेमिया। हाइपरलिपिडेमिया मतलब लिपिड का लेवल बढ़ जाना। ठीक बट। है, कोलेस्ट्रॉल, HDL, VLDL, LDL, इसमें सबसे ज्यादा हानिकारक फैट कौन सा है हमारे लिए, VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसी की वजह से हमें हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम होता है। तो ब्लड टेस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, बहुत सी ऐसी यस सर। इंफॉर्मेशन है जो यस हमें सर। ब्लड टेस्ट से मिलती है, इसलिए डॉक्टर इसको मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब करता है। और इसका चार्ज कितना लगता है,
100 रुपीज से लेकर तो 300 रुपीज तक, 800 तक। है ना। और कहीं कहीं 500 रुपीज भी है इसका चार्ज, ये वेरी करता है, ठीक है। और यदि हमको केवल ब्लड टेस्ट में ब्लड ग्रुप का पता करना है तो इसके चार्ज लगते हैं 30 रुपीज। तो केवल हमको ब्लड ग्रुप पता चल 100। जाता है। बताइए आप सभी अपना ब्लड ग्रुप क्या क्या है। सादिक ने तो बताया। संगीता आपका ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव सर। बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव मेरा भी है। और कौन है भाई बी यस सर, पॉजिटिव मेरा वाला? सर हम्म, मैं हूँ। है ना। वैसे सर्वे में मेरा पाया भी है गया सर। था भारत में सबसे ज्यादा गुड लक। कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है? बी पॉजिटिव, बी बी पॉजिटिव। पॉजिटिव। है ना। तो बी पॉजिटिव ठीक ग्रुप है। ब्लड ग्रुप की अवेलेबिलिटी इजी होती ज्यादा। है ना। खून गॉड की गिफ्ट है जरूरत सर पड़ ये। जाए तो आसानी से मिल जाता है। मिल सकता जाता है। है। ठीक है। हम्म, तो इसमें हमको एक चीज और है, ये इसमें शायद दी नहीं है ना। आइए ना बेटा। ईएसआर। ईएसआर क्या होता है? ईएसआर। ईएसआर का फुल फॉर्म होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। सेडिमेंटेशन मतलब क्या होता है? जैसे, जमुना। हाँ, सेडिमेंटेशन मतलब नीचे थमना। जैसे ही हमारी टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में आप में आरबीसीएस है यहाँ पर, है ना। आरबीसीएस का शेप कैसा होता है? कॉनकेव शेप की होती है ये, ठीक है। इसका शेप चेंज हो जाता है कुछ बीमारियों में, जैसे सीकल सेल एनीमिया। इसमें हमारी आरबीसीएस हाँ कैसी हो जाएगी? हंसिए की तरह हो जाएगी। सीकल सेल एनीमिया एक बीमारी होती है, इसमें आरबीसीएस का शेप चेंज हो जाता है। तो ये आरबीसीएस पे ग्रेविटी काम करेगी तो ये नीचे की तरफ सेडिमेंटेशन होगा कि नहीं इसका, है ना। हाँ तो सर। आरबीसीएस कितने जल्दी नीचे जा रही है इसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। अच्छा बताओ, यदि इन्फेक्शन हो गया और आरबीसीएस पे यदि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसका सेडिमेंटेशन फास्ट होगा या स्लो होगा? इन्फेक्शन की वजह से भारी हो जाएगी, भारी हो जाएगी तो फास्ट। सेडिमेंटेशन रेट बढ़ जाएगा। हम्म, मतलब यस यदि सर। किसी का ईएसआर बढ़ा हुआ आ रहा है रिपोर्ट में तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उसको इन- इन्फेक्शन हो सकता है, हो गया। इन्फेक्शन है। ठीक है। यदि अच्छा। किसी के ब्लड में प्लेटलेट बहुत कम हो गई, 50,000 से नीचे आ गई, इसका मतलब क्या हुआ? उसको डेंगू हो गया, है ना। डेंगू हो डेंगू गया। में बहुत तेज फीवर आता है पेशेंट को। डेंगू कौन से यस मच्छर सर। के काटने की वजह प्लेटलेट से बहुत होता कम है? हो। एडीज। डेंगू मलेरिया वो। और मलेरिया एडीज। किसके काटने की वजह से होता है? बताओ। फीमेल मस्कुल। फीमेल मॉस्किटो एनाफिलीज। और ये एक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है ना। और हमें ब्लड टेस्ट से क्या पता चलता है? क्या हम प्रेगनेंसी कंफर्म कर सकते हैं? बताओ। यस सर। यस प्रेगनेंसी सर। कंफर्म हो जाती है और यही आपके यूरिन हाँ टेस्ट से भी हो जाती है, ठीक है। यूरिन टेस्ट से भी होती नेक्स्ट है। यूरिन लेक्चर टेस्ट से में हम होता यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट को कैसे पढ़ते हैं ये समझेंगे, है ना। और हाँ ब्लड टेस्ट से हाँ। क्या पता चलता है? यदि हमने उंगली में प्रिक किया, है ना, और ग्लूकोमीटर पे हम्म, थोड़ा सा ब्लड डाला एक बूंद, तो हमें ग्लूकोज का लेवल पता चल डायबिटीज। जाएगा, है ना। यस सर। है। डायबिटीज। ग्लूकोमीटर, ग्लूकोमीटर से हमें क्या पता चलेगा? ग्लूकोज का डायबिटीज है या लेवल। नहीं? तो ये भी हमें ब्लड से पता चलता है ना। और ब्लड से हमें क्या क्या पता चल सकता है? ब्लड में जितने भी मिनरल्स हैं उनका भी हमें पता चल सकता है। ब्लड में कोई विटामिन है तो विटामिन का लेवल भी हम चेक कर सकते हैं, मिनरल का लेवल भी चेक कर सकते हैं, है ना। जैसे किसी में कैल्शियम का लेवल कम तो नहीं है, C++ का, तो ये भी हमें ब्लड टेस्ट से पता चल जाएगा। तो यदि हम कंप्लीट ब्लड टेस्ट करेंगे तो इसके चार्जेस ज्यादा रहते हैं। जैसे जिस मरीज ने ये रिपोर्ट करवाई है, तो इसमें आप यहाँ पर देखो इयोसिनोफिल्स की जानकारी दी हुई है, मोनोसाइट्स की जानकारी दी हुई है, बेसोसाइट्स की जानकारी दी हुई है, लिम्फोसाइट की जानकारी दी हुई है। लेकिन इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है। यदि ये मरीज कहता कि मेरा ब्लड ग्रुप भी बताओ, तो इस रिपोर्ट में उसको 30 रुपीज और ज्यादा देने पड़ते हैं। तो लिखा आ जाता कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, लेकिन शायद इसको पता होगा और इसकी जरूरत नहीं होगी इसलिए नहीं लिखा, है ना। ये एक मरीज की रिपोर्ट है जिसकी मैं आपको इमेज आपसे शेयर कर रहा हूँ। और मैंने कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखने के लिए ऊपर से सारी डिटेल हटा दी है, और मैंने आपको बता दिया उस पर कौन सी डिटेल रहती है, ठीक है। ये आपको बायोकेमिस्ट्री में भी काम आएगा,
ठीक है। ये सोशल फार्मेसी में भी आपको काम आएगा, और एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ब्लड तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। ब्लड की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं? हिमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी। और इस रिपोर्ट में यहाँ पर ये पैरामीटर्स हैं, ये सारे पैरामीटर्स हैं, है ना। और यहाँ पर क्या दिया यस। हुआ है? रिजल्ट। ये रिजल्ट। वाला रिजल्ट है, ठीक है। और ये वाला जो कॉलम है, ये इसकी यूनिट है, यूनिट। इसका मेजरमेंट। कुछ वैल्यू परसेंट में आई है, कुछ आपकी ग्राम परसेंट में है, कुछ मिलियंस में है। जैसे नंबर ऑफ सेल्स, सेल को हमने मिलियंस में काउंट किया है, ठीक है। और यहाँ पर है रेफरेंस रेंज। रेफरेंस रेंज का मतलब क्या होता है? कितना चाहिए? हाँ, कितना रेफरेंस चाहिए रेंज का अप टू, मतलब अप टू, इससे कम या अप ज्यादा टू। नहीं होना चाहिए, है ना। हम्म। इससे यदि कम भी होगा तो बीमारी है, और इससे ज्यादा भी होगा तो बीमारी है, बीमारी। ठीक है। तो बीमार यदि किसी का हीमोग्लोबिन एकदम से 30 हो जाए तो बीमारी है कि नहीं है? है ना? है ना। यस सर। उसको तो मतलब यस सर। मान के चलो ब्लड कैंसर हो गया है। हाँ। ऐसा नहीं है कि हीमोग्लोबिन बढ़ गया तो बहुत अच्छी बात है, और हीमोग्लोबिन कम हो गया तो कौन सी बीमारी अभी आपको बताई मैंने, बताओ। ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर नहीं, हाँ। हीमोग्लोबिन कम हो गया तो एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक, हाँ। मोनोग्लोबिन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। वेरी गुड। आयरन डेफिशिएंसी। एनीमिया के टाइप्स, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। अब आयरन आयरन डेफिशिएंसी डिफिशियंसी एनीमिया। एनीमिया होगा तो हम कौन सा ड्रग हाँ। देंगे? आयरन के इंजेक्शन लगाएंगे, आयरन। आयरन के हाँ। सॉल्ट देंगे, आयरन की टेबलेट देंगे। और आयरन की टेबलेट के साथ कॉम्बिनेशन में हम विटामिन सी देते हैं, हाँ बताओ। सर। विटामिन सी कैल्शियम। आयरन हाँ, के देते हैं। एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। हाँ, और यदि हमको हाँ। कैल्शियम देना है तो हम कॉम्बिनेशन में क्या देंगे? विटामिन D3। डी। विटामिन D3 डी कैल्शियम के सर। एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो कंपनियां यस सर। कॉम्बिनेशन में ड्रग्स बनाती हैं, ठीक है। और विटामिन सी की फॉर्मुलेशन मार्केट में कौन सी है बताओ? लिम्सी। लिम्सी टेबलेट, ठीक है। लिम्सी 500 mg की स्ट्रेंथ में आती है मार्केट में। इसको चूस के खाया जाता है, लिम्सी को खाइए कभी आपने, अच्छी लगती है, खट्टी खट्टी, है ना। हाँ सर। अच्छा, हिमेटेनिक्स क्या होते हैं भाई? हेमिटेनिक्स। हिमेटेनिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं बेटा जो एनीमिया के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। यूज करते हैं। एनीमिया मतलब लैक ऑफ ब्लड, ठीक है। अब इसमें आपका एनीमिया के टाइप्स में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया मतलब आयरन की डिफिशियंसी। विटामिन B12 जिसको हम साइनोकोबुलामीन बोलते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से भी एनीमिया होता है। विटामिन B9 जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से भी एनीमिया होता है, ठीक है। विटामिन B12। यस सर। हाँ, और एरिथ्रोपोइटीन। एरिथ्रोपोइटीन, हाँ। 4 चीजें चाहिए खून बनाने के लिए हमारे शरीर में। पहला हाँ। आयरन, आयरन। ये एक मिनरल है। दूसरा दूसरा विटामिन विटामिन B9, फॉलिक B9। एसिड। तीसरा विटामिन बी B12 ट्वेल्व। विटामिन जिसको हम क्या B12। बोलते हैं? साइनोकोबुलामीन। और चौथा होता है हाँ। आपका कै एरिथ्रोपोइटीन। कै एरिथ्रोपोइटीन एरिथ्रोपोइटीन। एक प्रकार का कैल्शियम। प्रोटीन होता है जो कौन बनाता है? किडनी। और यदि इसकी कमी हो किडनी। जाए तो मार्केट में इसके भी फॉर्मुलेशन आते हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की हेल्प से इसको बनाया जाता है, और ये एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की श्रेणी में आता है। और ब्लड बैंक में ब्लड को कलेक्ट करने के बाद ब्लड के जितने भी कंपोनेंट्स है उसको सेपरेट आउट कर लिया जाता है, और उसको अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे हम फ्रीजर में रख देते हैं। तो लंबे समय तक, 2 दिन, 5 दिन, किसी प्रोडक्ट को हम 15 दिन, इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। और हॉस्पिटल्स में ब्लड बैंक अवेलेबल होते हैं, ठीक है, बड़े हॉस्पिटल्स में। नॉर्मली बैंक में क्या होता है? पैसों का लेन देन, है ना। और ब्लड बैंक में क्या होगा? खून का लेन देन। स्वस्थ व्यक्ति है तो वो खून डोनेट कर देगा, और यदि बीमार व्यक्ति है तो उसको खून चढ़ा देंगे। लेकिन कोई व्यक्ति यदि बीमार है तो उसका खून किसी व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है क्या? नहीं। नो सर। इसलिए ब्लड को डोनेट करने से पहले जो डोनर होता है, डोनर मतलब चेक करना चाहिए। रक्तदाता और हाँ। रक्तग्राही, रक्तदाता। तो जो रक्तदाता होता है उसके ब्लड की जांच की जाती है। कहीं उसको HIV एड्स तो नहीं है, टेस्ट की। कहीं उसको कोई कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीज तो नहीं है ना, STD तो नहीं है कोई, सिफेलिस है, गोनोरिया है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो नहीं है, TB तो नहीं है उसको, हेपेटाइटिस तो नहीं है। तो ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज के 8-10 टेस्ट लगा लिए जाते हैं। और यदि ये टेस्ट सारे नेगेटिव आते हैं, मतलब वो व्यक्ति यदि फिट है, तो ही उसका ब्लड किसी को चढ़ाया जाता है,
तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कंडीशन है। दूसरा, जिस भी व्यक्ति का हम खून निकाल रहे हैं उसका वेट 60 किलो 55 किलो से कम नहीं होना चाहिए। किसी अंडरवेट व्यक्ति का वेट हम खून हम नहीं निकालते। ठीक है। दूसरा, किसी के भी कंसेंट पे ही उसका ब्लड लिया जा सकता है ना, किसी का जबरदस्ती ब्लड नहीं लिया जा सकता, ये कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। तो यदि व्यक्ति चाहे तो अपनी इच्छा से अपना रक्तदान कर सकता है। अब कोई व्यक्ति चाहे, मेरी सर्जरी 4 महीने बाद होने वाली है, हो सकता है मरीज की सर्जरी के दौरान उसको खून की जरूरत पड़ जाए, तो वो क्या करेगा, 4 महीने पहले ही कम से कम 150 ml खून अपना जमा करवा देगा। ठीक है। उसके बदले में उसको जरूरत पड़ेगी तो फ्यूचर में दूसरा 150 ml उसकी सर्जरी के वक्त ऑन द स्पॉट अवेलेबल करा दिया जाएगा। ऐसा भी होता है। ठीक है। डोनर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ प्रोफेशनल डोनर्स होते हैं जो एक बार खून डोनेट करने का 5 से 10 हजार रुपए लेते हैं। इनको हम प्रोफेशनल डोनर्स कहते हैं। कभी कभी डोनेशन फैमिली में जो रिलेटिव्स होते हैं इनको भी करना पड़ता है, तो इसके लिए मतलब ऐसे ही हम लोग कर देते हैं, है ना, किसी की जान बच जाए। या कभी हमने देखा कोई ऐसा व्यक्ति है जो मरने वाला है और हम हॉस्पिटल में हैं, किसी ने कहा कि भाई आप कर सकते हो क्या, ऐसा भी होता है ना। तो ब्लड हमें डोनेट करना चाहिए, क्योंकि ब्लड यदि हम डोनेट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में कम हो गया तो बनेगा नहीं, खून तो हमारे शरीर में बनते बनेगा। रहता है। आरबीसीएस की हाँ लाइफ स्पान कितनी होती है, 120 डेज, है ना। डब्ल्यूबीसीएस की कितनी बताई थी आपको, अराउंड 5 डेज। ठीक है। डब्ल्यूबीसीएस, तो इसकी लाइफ स्पान हमें ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट को डिस्कस किया है कि उसके कौन से पैरामीटर्स में क्या चेंजेस आते हैं, तो कौन सी डिजीज होती है, और कंप्लीट ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट को कैसे इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है। इसमें आपको किसी को भी कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। कोई डाउट है किसी को? ब्लड ग्रुप क्या होता है, आरएच फैक्टर क्या होता है, प्रेग्नेंट लेडी का हम ब्लड टेस्ट क्यों कर रहे हैं, है ना। प्रेग्नेंट वुमेन का ब्लड टेस्ट इसलिए किया जाता है बेटा कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका आरएच फैक्टर और यदि मदर का आरएच फैक्टर दोनों अलग अलग है तो बच्चे का एबॉर्शन हो हाँ। सकता है। ठीक है। इसलिए जब भी कोई लेडी प्रेगनेंसी प्लान करती है तो उसका खून की जांच की जाती है। ठीक है। और यदि दोनों का आरएच फैक्टर अलग अलग होगा तो डॉक्टर ऐसी दवाइयां देगा कि बच्चा एबॉर्ट ना हो। ठीक है। तो ये प्रेग्नेंट लेडी का ब्लड टेस्ट इसलिए किया जाता है। अच्छा, और एक कारण ये भी है कि किसी भी लेडी का स्वस्थ होना जरूरी है कंसीव करने से पहले। तो यदि कोई लेडी प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, बेबी प्लान कर रही है, तो उसके सीबीसी टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो इससे हमको पता चल जाता है कि उसको कोई इन्फेक्शियस डिजीज तो नहीं है। यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी इन्फेक्शियस डिजीज से ग्रसित हो गई और हमने उसको दवाई दी, तो वो दवाई का प्रभाव उसके बच्चों पे पड़ेगा, और उसके बच्चे पे यदि हाँ पड़ेगा तो उसको फोकोमेलिया हो सकता है, न्यूरोनल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है ना, उसके ऑर्गन डेवलप नहीं होंगे तो उसके बच्चे को हानि पहुंच सकती है, ना पहुंचे इसी के लिए हम ये टेस्ट करके पहले ही श्योर हो जाते हैं। ठीक है। ताकि एक स्वस्थ माई एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। तो इस रिपोर्ट में आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ये न्यूट्रोफिल्स ये सब क्या है आपको पता ही है, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, ये सब डब्ल्यूबीसीएस के टाइप्स हैं। ठीक है। डब्ल्यूबीसीएस आपकी ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स वो जिसमें ग्रेन्यूल्स पाया जाता है, ग्रेन्युलोसाइट्स वो जिसमें ग्रेन्यूल्स पाया जाता है, और ए ग्रेन्युलोसाइट वो जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। सबसे ज्यादा न्यूक्लियस किसमें होते हैं, इओसिनोफिल्स में, है ना। और एक होता है आपका बी लिम्फोसाइट। ठीक है। और एक होता ठीक है है। टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमें बचाता है, और जो टी लिम्फोसाइट है ये हमें वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। वायरल से बचा। ठीक है। हमारे शरीर में प्रोटोजोआ का, फंगस का, वायरस का, बैक्टीरिया का, किसी पैरासाइट का इनका इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमारे ब्लड में बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है या नहीं, और हमारे यस ब्लड में सर। इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स कौन से होते हैं बेटा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स मैंने आपको बताए थे, IgG,
IgA, IgD, ठीक है, और IgE, ये आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं, ठीक है। अब ये जो IgE होता है, ये हमें किससे बचाएगा? ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से बचाएगा। हमारी बॉडी में यदि बाहर से कोई एंटीजन आता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी तैयार करती है, और एंटीबॉडी हमारे बॉडी के फाइटर सेल्स होते हैं, और एंटीबॉडी का काम होता है एंटीजन से फाइट करके उसको डिफीट करना और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और हमारी बॉडी का जो सेल इन्फेक्टेड होता है उसको हम होस्ट सेल बोलते हैं। होस्ट मतलब जिस सेल को बाहर से जो ऑर्गेनिज्म आया है उसने जिस पे अटैक किया है, उस सेल को हम होस्ट सेल बोलते हैं, ठीक है। मतलब वो हाईजैक हो गया है, उस पर अटैक हो गया है, वो इन्फेक्टेड हो गया है, तो जो इन्फेक्टेड सेल है वो दूसरे सेल को भी इन्फेक्टेड कर सकता है। और एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जो रिएक्शन होता है हम उसको क्या बोलते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। और ये हमारी सारी क्या है? ये एंटीबॉडीज है। IG. और बाहर से जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीजन। मतलब बाहर से जो दुश्मन आ रहा है हमारे शरीर में, है ना, वो एयर से आ सकता है, वाटर से आ सकता है, सॉइल से आ सकता है, ठीक है। तो प्रदूषण. आपको कंप्लीट ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में कोई डाउट है? किसी को कुछ पूछना चाहता है कोई? नहीं, ठीक है। नो सर। आज के लिए इतना काफी है। ये लेक्चर मैं आपसे शेयर करूंगा तो आप देख के इसको नोट्स बना लीजिएगा। कल मैं आपसे ब्लड पे ओरल टेस्ट लूंगा, ब्लड की कंपोजिशन क्या होती है, ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं, और CBC टेस्ट में हम कैसे किसी भी डिजीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन पैरामीटर्स के आधार पर, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना काफी है।